नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन की और हसीना वाजिद की मुलाकात भी करवाई है और कहा यह जाता है कि उस बर्फ पिघलने के बाद जो है बाइडेन साहब जो है हसीना वाजिद और उनकी बेटी के साथ सेल्फियां लेते रहे। 4 क्रिमिनल केसेस में फर्द जुर्म आयद होने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से सदारती उम्मीदवार की रेस में सबसे आगे तस्वुर किए जा रहे हैं। मौजूदा और उधर जाके डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। तो एज अ पाकिस्तानी होने पर आप कैसा फील कर रहे हैं कि आपको क्यों नहीं बुलाया गया उधर G20 की मीटिंग में? सर बुलाया तो वो कहते हैं ना अपनी हैसियत के मुताबिक जाता है। तो ये एक तो इंडिया ने ये जो इस तरफ एक्सपेक्ट को डिस्कस कीजिएगा कि इंडिया ने यूएई को बुलाया, इंडिया ने नाइजीरिया को बुलाया, इंडिया ने उसके बाद ओमान को बुलाया, इंडिया ने नेदरलैंड को बुलाया, इंडिया ने मुस्लिम दुनिया पे बड़ा फोकस किया है। और इंडिया की ये जो बांग्लादेश के हवाले से डिप्लोमेसी थी कि उनको अमेरिका के करीब किया है क्योंकि ऑलरेडी चाइना का बड़ा प्रेशर था। तो आप देखते हैं कि इस खिते के अंदर तो फिर नरेंद्र मोदी जो है इज अ मूवर एंड शेकर कि इफ जिसे वो कहते हैं कि अगर वो बांग्लादेश को अमेरिका की बर्फ पिघला सकते हैं और प्लस इजिप्ट को तारड़ साहब बुलाया और इन ममालिक को सिर्फ बुलाया और बताया कि देखो हम जो है इतने बड़े बड़े लोग हमारे पास आते हैं और अब हम दुनिया में इस तरह देख रहे हैं, हमें दुनिया में इस तरह देखा जाता है। इस एस्पेक्ट डिप्लोमेसी को आप कैसे एनालाइज करेंगे? मैं समझता हूँ चीमा साहब, मैं यहाँ आपको ये भी याद कराना चाहता हूँ कि मोदी साहब बांग्लादेश गए थे तो वहां पे उनको बगैर सूद के कर्जा देकर आए और भी इस तरह के रिलेशनशिप। और दूसरा मैं समझता हूँ कि दिस इज अ वेरी गुड अप्रोच। उसकी वजह यह है कि दे आर बॉर्डरिंग विद बांग्लादेश। वहां जब हालात खराब होते हैं तो वहां से फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज आता है। तो इट इज वेरी गुड अप्रोच कि बांग्लादेश के हालात बेहतर होंगे तो वो भारत के ऊपर प्रेशर कम आएगा। आपने देखा ही होगा जो हालात वहां पे इस वक्त बंगाल के अंदर होते हैं, कलकत्ता के अंदर जिस तरह के हालात हैं। तो इट्स अ गुड अप्रोच मेरे ख्याल में। और जिस तरीके से और दूसरा इसमें चीमा साहब देखा जाए अगर तो जब आप यू हैव टू व्हेन यू आप एक रीजनल पावर बन के उभर रहे हैं तो यू हैव टू हैव अ डिप्लोमेसी विद नेपाल एंड द बर्मीज एंड ऑल ऑफ देम। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तरफ से भी कोई अच्छा स्टेप लेना चाहिए, अच्छी चीजें आगे सामने आनी चाहिए ताकि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक हो। टाइम आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। वी आर वेरी क्लोज टू इट। वी आर कमिंग टू द पॉइंट। हम अपने मिसाइल से जब निकलेंगे और इट इज मैंडेटरी फॉर अस टू हैव स्टार्ट अ डायलॉग विद भारत, अनकंडीशनल डायलॉग। इसके बगैर गुजारा नहीं है। फ्यूचर में वी कैनॉट मूव। और दूसरा, मेरे कई भारतीय दोस्त भी कहते हैं नहीं हमें पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप की जरूरत नहीं है। नहीं, यू नीड इट एट द सेम टाइम। अगर आपने तरक्की करनी है तो साथ पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप बेहतर करना आपकी भी मजबूरी है, जरूरत है आपकी। आप आगे नहीं जा सकेंगे अप्रोच के अंदर हालात खराब होंगे। तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिस आर फंडामेंटल्स ऑफ द ग्रोथ, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान इज ऑन द राइट ट्रैक। अगर देखा जाए चीमा साहब, इस वक्त हमारे आर्मी चीफ जो पाकिस्तान में है इस वक्त, ही इज वेरी डिटरमिन्ड, ही इज वेरी डेडिकेटेड। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन द कमिंग डेज। लेकिन भारत के हवाले से मैं ये कहूंगा चीमा साहब कि भारत ने आज जिस पॉइंट में पहुंचा एक दिन में नहीं पहुंचा। इसके पीछे एक पूरी कैंपेन चली है और कई सालों की चली है। मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर देखा जाए, और मैं आज मोदी साहब के बाद जब मैं मोदी साहब को कंपेयर कर रहा था तो कई लोगों के साथ और दूसरे इंटरनेशनल लीडर्स के साथ कंपेयर कर रहा था। मोदी साहब इज वर्किंग ऑन हिज लेगेसी राइट नाउ कि किस किस्म की लेगेसी छोड़कर जाएंगे। जिस तरीके से आज मैंने देखा G20 के अंदर जो लीडरशिप थी, उनकी स्पीचेस और उनका बात करना, इसके साथ मैं कई दूसरे इंटरनेशनल लीडर्स को कंपेयर कर रहा था। तो ही इज वरीड अबाउट हिज लेगेसी एज अ लीडर। और उसमें ज्यादातर जो लोगों ने दुनिया के अंदर लेगेसी छोड़ी है तो फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन रिलेशनशिप्स के हवाले से लेगेसी छोड़ी है। तो मैं समझता हूँ इट्स अ वंडरफुल, ही विल लीव अ बिग शूज टू फिल इन द फ्यूचर फॉर द इंडियन लीडर्स। मैं सबसे बड़ा जो इस वक्त जो मुझे फिक्र है वो फ्यूचर के अंदर जो भारतीय लीडर आएंगे, हाउ दे विल जस्टिफाई what the Modi has done for India right now। और मैं तो बल्कि हमेशा कहता रहा हूँ चीमा साहब इसमें कि एशिया के अंदर अगर देखा जाए तो मोदी साहब इज अ रोल मॉडल एंड अदर कंट्रीज नीड टू फॉलो इट। उसमें एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मोदी साहब की है इज अ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म होता है जब कौमियत आती है जिसमें प्राइड जो आपको देता है उसके साथ दूसरी चीजें कम्स विद द पैकेज।
क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की इकोनॉमी, तो इकोनॉमी हमें गिरती नजर आ रही है, दिन ब दिन गिरती नजर आ रही है। और अगर हम बात करें दूसरी जानब हिंदुस्तान के इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान की, तो आज बांग्लादेश जो है वो G20 का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर FATF या इस तरह के ग्रेव में चला जाता, कभी उसमें चला जाता, मतलब इस तरह के सारे सब्जेक्ट्स लगते जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। क्या वजूहात है? दो बड़े बड़े ममालिक को बुला के डील्स कर रहे हैं और हम यहाँ पर बैठ के सिर्फ उनको देखी जा रहे हैं। अच्छा, ये लाइक छोटा सवाल नहीं है इकॉनमी के ऊपर बात करना या इकॉनमी के ऊपर कमेंट करना। इट्स नॉट एन ईजी क्वेश्चन। पहली बात ये है कि इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो है ना, इकॉनमी क्यों बूस्ट नहीं हो रही, क्यों लाइक इसकी हिस्ट्री जो है ना वो जाती है 1947 के बाद। आपने 1947 के बाद देखा कभी भी पाकिस्तान की जो इकॉनमी है कभी भी जो है ना तरक्की नहीं की है, आज तक बिल्कुल भी नहीं की है। इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। 3 दफ़ा मार्शल लॉज लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं समझता हूँ कि मार्शल लॉज में कभी कभी इकॉनमी जो है ना फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बूस्ट हुई है। फॉर एग्जांपल आप परवेज़ मुशर्रफ का दौर ले लें, लेकिन उसमें ये था कि बाहर से फॉरेन एड आ रहा था, ठीक है, वार और टेरर के ऊपर पैसा आ रहा था, तब हुआ है। करप्शन इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई, ठीक है, इकॉनमी क्यों नहीं बूस्ट कर रही है। 1947 के बाद से हमारी इकोनॉमी बूस्ट की ही नहीं। अगर वॉर को देखें, इस तरह की चीज़ों के पर्सनल एड की बात करें बाहर से जो आने वाली थी, उस पर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हुई, अदरवाइज पाकिस्तान की खुद मुख्तारी इतनी नज़र नहीं आई। क्या वजूहात हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ एड पे यकीन रखते हैं, या फिर हम लोग कह देते हैं कि भाई हालात ख़राब हैं तो हमें कुछ बिलियन डॉलर जो हैं उधार दे दें, हम वापस कर देंगे, IMF के कर्जों पे चलते हैं। क्यों ऐसा सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही क्यों? एड हैज नेवर बीन इफेक्टिव इन पाकिस्तान, ठीक है। एड आया है, मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। जब भी ज़ियाउल हक का दौर ले लें आप, ठीक है, परवेज़ मुशर्रफ का दौर ले लें, एड आया है, बट इट हैज नेवर बीन इफेक्टिव, ठीक है। वो तो बस एक जो है ना चंद लोगों के जो है ना जेबें भरने के लिए वो एड था। आपको लगता है वो इफेक्टिव है? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अभी तो हम उस हैसियत में है नहीं कि हमें बुलाएं, शायद हम G40 में भी ना आए। क्या वजह है कि 76 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने, तो 76 ईयर उनको हो गए हैं। 76 ईयर में वो इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है, और पाकिस्तान अभी IMF की जान नहीं छोड़ रहा। जब कोई नई हुकूमत आती है वो IMF के पीछे चली जाती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट्स का कसूर भी नहीं है, आवाम का भी कसूर है। आवाम भी वोट डालते हुए बाद में देखती नहीं कि हमारे साथ क्या होगा, और इस आवाम को भी देखा जाए तो इसने अपना कभी हक नहीं मांगा। ये सिर्फ भंगड़े डालने वाली कौम है। क्या लगता है कि हम वोटों के सिर पे अपने प्राइम मिनिस्टर या अपने ऊपर वाले मिनिस्टर को लेके आते हैं? मुझे क्या आपकी वोटों से बन जाते हैं? बन तो सकते हैं, अगर सारा नहीं तो कुछ ना कुछ तो हिस्सा है ना हमारा, ठीक है। तो जो मौजूदा हालात की सिचुएशन की बात करें तो इस वक्त जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं वो बहुत ज़्यादा महंगाई की तरफ चले गए हैं, बहुत ज़्यादा महंगे आ रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रिसिटी बिल का रेट बहुत ज़्यादा है, जिसकी 25,000 रुपये जिसकी टोटल इनकम है, तो उनको जो बिल आ रहा है 20-20, 22-22 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? सर सबसे पहले तो यही कहेंगे कि अल्लाह ताला उनके हाल पर रहम करे, क्योंकि आवाम तो इस टाइम खुदकुशी करने पे मजबूर है। कर रही हैं, खुदकुशियाँ हो रही हैं, बिल जितने ज़्यादा आ रहे हैं। तो अभी नियर फ्यूचर में तो इसका हल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आज से ही पॉजिटिव स्टेप्स उठाए जाए, जिससे सबसे पहला है टैक्सेशन का मामला, कि हमारे यहाँ टैक्स भी सिर्फ और सिर्फ तनख्वाहदार तबका देता है, जिसकी तनख्वाह से में से भी टैक्स कट रहा होता है। अब यहाँ पे बैठे किसी भी बंदे से पूछ लें कितना टैक्स देता है, उसका गवर्नमेंट रिकॉर्ड ही नहीं होगा। तो जो बंदे टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पर लग रहा है मज़ीद, जो नहीं दे रहे उनको ना किसी ने पकड़ा है आज तक, और ना अभी कोई फ्यूचर में चांसेस हैं कि कोई पकड़ेगा, तो फिर बेहतरी तो नहीं ना आएगी। टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। G20 की मीटिंग में चाइना नहीं जा रहा, तो क्या लगता है कि चाइना के जाने और ना जाने से इंडिया को फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि चाइना और इंडिया अब जो दो फ्यूचर पावर्स हैं साउथ एशिया से, लेकिन चाइना टोटली इंडिया को छोड़ भी नहीं रहा। अब ये भी देखें, अगर वो पाकिस्तान में 44 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो 70+ बिलियन की इंडिया में भी कर रहा है, क्योंकि लेबर वहाँ पे चाइना से भी सस्ती है। एग्जैक्टली। और तो जो फ्यूचर कंपनीज आप देखें, टेस्ला वहाँ पे अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करने लगी है, एप्पल ने वहाँ पे अपने खोल लिए हैं शोरूम्स वगैरह, तो वो अब मेड इन चाइना से मेड इन इंडिया की तरफ दुनिया शिफ्ट हो रही है।